हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। टॉपिक सुनने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है और आप अपने सपनों के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। आजकल जो एक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस एक्ट को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हर टॉपिक आपको डिटेल में समझ आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या। जैसे कि अभी तक आपको लर्न हो गया होगा कि इस एक्ट में टोटल 40 सेक्शंस हैं और पूरे एक्ट को हमारी भारतीय सरकार ने डिवाइड किया है 7 चैप्टर्स में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसमें से लेबर कोड डन है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स का। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं सुने तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस एक्ट में कई सारी अथॉरिटीज का गठन किया जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अथॉरिटीज जो कि एडजुडिकेशन का काम करती हैं। एडजुडिकेशन का मतलब होता है एक निर्णय देना, जब न्याय किया जाता है पार्टीज के साथ। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर जब किसी भी पार्टी को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, तो यहाँ पर आकर वो अपनी याचिका दे सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का रूलिंग सेक्शन है 7A। सेक्शन 7A कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन देती है अपने ऑफिशियल गजट में और गठन कर देती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। अब कितने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं, इसका पूरा अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाने के लिए, उसके ऊपर एक न्यायिक निर्णय देने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। कई सारी पावर्स हैं। सरकार चाहे तो जितने मर्जी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए, जितने मर्जी समय के लिए बनाए, कुछ एक पर्टिकुलर केसेस के लिए बनाए, या कभी कभी अगर एक ही केस बहुत ज्यादा टेक्निकल है तो उसी एक केस को सॉल्व करने के लिए भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का स्कोप क्या है, किस दायरे तक वो कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें आ जाते हैं 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 के सारे मैटर्स हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वो मैटर्स जो कि शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं। तो ये है वो मैटर्स जो कि एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के स्कोप के अंदर फॉल करते हैं और उन्हें पूरा अधिकार है इन मैटर्स के ऊपर फैसला सुनाने का। तो कौन कौन से हैं ये मैटर्स? सबसे पहला मैटर है वेजेस के रिलेटेड। जो भी वेज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेज का मतलब क्या होता है, कितने समय के लिए दी जा रही है या कैसे दी जा रही है, इसके रिलेटेड कोई भी झगड़ा हो तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेस। एक वर्कर को कई तरह के अलाउंस दिए जाते हैं। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो अगर उसे लगता है कि मुझे कोई भी भत्ता कम मिला है, उसके रिलेटेड केसेस भी यहाँ चल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आवर्स ऑफ वर्क के रिलेटेड। अब हर एक एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि एक वर्कर की शारीरिक क्षमता एक हद तक होती है, अगर उससे ज्यादा आवर्स उससे काम करवाए जाएं तो वो गैर कानूनी है और समय समय पर वर्कर्स को रेस्ट देना जरूरी है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो वाला केस भी चलेगा यहीं पर। लीव विद वेजेस, कितनी छुट्टियां अलाउड हैं और जिन छुट्टियों के पैसे बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और अगर एम्प्लॉयर पैसे काट लेता है या छुट्टियां नहीं देता, वहां पर भी डिस्प्यूट अराइज हो सकती है। अगली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बोनस को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, या कई सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो वर्कर को मिलते हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी। उसके बाद आ जाता है शिफ्ट वर्किंग का। स्टैंडिंग ऑर्डर्स
ऑलरेडी इसका मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। जो तो स्टैंडिंग ऑर्डर में है वो बात तो ठीक है अगर वो लीगल है, लेकिन अगर शिफ्ट वर्किंग करवाई जाती है उस ऑर्डर के अलावा तो वहां पर मतभेद हो सकता है। क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स। नौकरी में जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वर्कर का ग्रेड बढ़ता जाता है, और अगर वर्कर की सर्विस को काउंट नहीं किया गया, ग्रेड नहीं दिए गए, तो वहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाती है। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। अगर कोई भी नियम जो कि बनाया गया है डिसिप्लिन के लिए और वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, वहां पर भी वर्कर जो है वो इस ट्रिब्यूनल में आकर कार्रवाई करवा सकता है। रैशनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कोई भी काम किया गया है रिफॉर्म या बदलाव लाने के लिए, चाहे वो एफिशिएंसी बढ़ाने का हो, लेबर के रिलेटेड हो या किसी मेथड के रिलेटेड हो, वहां पर भी वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में मतभेद हो सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि अगर किसी वर्कर को रिंट्रेंच किया गया है, अब रिंट्रेंचमेंट का मीनिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, या एस्टेब्लिशमेंट का क्लोजर हो गया है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, और वर्कर्स को ये लगता है कि ये रिंट्रेंचमेंट या क्लोजर सही नहीं है, वहां पर भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर केस चलाया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर और भी कई ऐसे मैटर्स हैं जो इस ट्रिब्यूनल के अंदर चलाने अलाउड कर दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शंस जो कि बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देने वाला अफसर। अब ट्रिब्यूनल के अंदर एक ही अफसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में होगा। उसे अपॉइंट करने का पूरा पूरा हक है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। ये कहता है सेक्शन 7A सब सेक्शन 2। उसके बाद बारी आ जाती है कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि क्या योग्यताएं होनी बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस दी गई हैं। पहली बात तो ये है कि जिस भी पर्सन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ओहदा लेना है, या तो अभी या तो पहले से उस पर्सन ने हाई कोर्ट के जज की भूमिका निभाई है। दूसरी बात, 3 साल से कम पीरियड नहीं होना चाहिए उस पर्सन का जितने समय से वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन दोनों में से अगर किसी भी एक का आंसर है यस, तो वो पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है इस पोस्ट पे आने के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 7A, क्लॉज है 4, जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, उसे जरूरत लगे, तो वो 2 लोगों को अपॉइंट कर सकती है एडवाइस देने के लिए। ये 2 लोग होंगे एक्सपर्ट्स, जिनकी केस के हिसाब से जरूरत होगी एक्सपर्ट ओपिनियन देने की। तो माय डियर लर्नर्स, अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल ट्रिब्यूनल क्या होता है। इसका रूलिंग सेक्शन है 7B। अब यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि नेशनल ट्रिब्यूनल का गठन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है अपने ऑफिशियल गजट में, और एक या उससे ज्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का गठन कर देती है। पर्पस इनका भी वही है, निर्णय देना। जहां पर भी कानूनी कार्रवाई की जरूरत है उसे निभाना, और एक निर्णय देना जो कि दोनों पार्टीज के लिए इंसाफ का प्रतीक हो। अब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खड़ी हो गई है और यहाँ पर बात आ गई है नेशनल इंपॉर्टेंस की, अगर इस झगड़े को ना संभाला गया तो देश की इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव असर आएगा, तो वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ट्रिब्यूनल का रोल आ जाता है। और यहाँ एक पॉइंट और भी है, अगर कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जिसकी वर्किंग एक से ज्यादा राज्यों में है और इस डिस्प्यूट का असर कई राज्यों पर पड़ेगा, तो वहां पर रोल आएगा नेशनल ट्रिब्यूनल का। अब यहां से हमें यह समझ आता है कि नेशनल ट्रिब्यूनल का दायरा बहुत बड़ा है।
कोई भी मैटर, चाहे वो शेड्यूल 2 का हो या शेड्यूल 3 का हो, अगर वो मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो डिसीजन लेगी नेशनल ट्रिब्यूनल। और स्टेट वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक से ज्यादा राज्यों में काम करती है और डिस्प्यूट का असर कई सारे राज्यों पर आएगा, तो उस समय कार्रवाई चलेगी नेशनल ट्रिब्यूनल में। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होते हैं। सेक्शंस यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले बात है कि नेशनल ट्रिब्यूनल में एक से ज्यादा पर्सन कभी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में नहीं आ सकता। दूसरी बात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की योग्यता क्या होगी? योग्यता होगी कि वो पर्सन या तो अभी या पहले जज थे हाई कोर्ट के। इसके बाद सेक्शन 7B और सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत लगे तो 2 लोगों को असेसर्स की भूमिका में अपॉइंट किया जा सकता है। ये असेसर असिस्टेंट का काम करेंगे और अपनी एडवाइस देंगे नेशनल ट्रिब्यूनल को कोई भी प्रोसीडिंग करते समय। तो ये तो बात हुई योग्यता की। अब बात आ जाती है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो सेक्शन 7C कहता है कि कोई भी पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में नहीं आ सकता अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, मतलब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ, या उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा की हो चुकी है। ऐसे पर्सन्स को कभी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमने सारी अथॉरिटीज के बारे में जाना जो कि एडजुडिकेशन के लिए बनाई गई हैं इस एक्ट के अंदर। तो आप भूलिएगा नहीं, पढ़ते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।